जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी सबको आवाज़ आ रही है मेरी? काइंडली कंफर्म कीजिएगा, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? कल हम यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसकी प्रॉपर्टीज़, और हमने क्वांटम नंबर्स को, शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया था। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी आप सबने प्रैक्टिस की थी क्वांटम नंबर्स की? प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने? चलें देखते हैं आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी क्वांटम नंबर से रिलेटेड। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can fit in all the orbitals with n is equals to 2 and L is equals to 1 and M is equals to 0। ऑप्शंस है हमारे पास। जी ऑप्शंस है हमारे पास। 6, 2, 8 एंड 4। जी बच्चों, क्या आंसर है इसका? The maximum number of electrons that can fit in all the orbitals with n is equals to 2 and L is equals to 1 and M is equals to 0। इन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जी n इज इक्वल्स टू 2 जो है ये हमारे पास, n इज इक्वल्स टू 2 इससे मुराद है कि हमारे पास सेकंड शेल है, और यानी कि L शेल है हमारे पास। और L इज इक्वल्स टू 1 से मुराद है कि P
पी है, L1 होता है पी के लिए, और पी का एक ओरिएंटेशन बताई गई है। वैसे पी की 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। तो ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है। तो L इज इक्वल्स टू 1 से मुराद था P, और इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है, 0। तो इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब उसने एक वैल्यू दी है तो उससे मुराद एक ऑर्बिटल है, तो इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। सो द राइट आंसर इज बीटा। अच्छा, कुछ बच्चे इसको 6 जो है ना, इसका आंसर लगा देते हैं। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसने ना दिया होता, अगर सिर्फ क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाता, L इज इक्वल्स टू 1, तो फिर 6 आना था। ठीक है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can have following quantum numbers? N is equals to 3, L is equals to 1 and M is equals to -1। ऑप्शंस है हमारे पास 6, 2, 10 and 4। What is the maximum number of electrons which can have following quantum numbers? इस क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जी बच्चों। अच्छा जी, बस आपने सब शेल्स को देखना होता है। L इज इक्वल्स टू 1 से मुराद है हमारे पास P सब शेल, और m इज इक्वल्स टू -1, इससे मुराद P का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, और उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो द राइट आंसर इज बीटा। अच्छा जी, कल हमने ऑर्बिटल्स की शेप की बात की थी, उसमें एक बात जो है वो रह गई थी। वो एक बात क्या है? वो है जी पेनिट्रेशन इफेक्ट। व्हाट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट? जी, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के कितना करीब है। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होता है, उस पे न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा होता है, तो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, यानी कि वो उस ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट हुआ होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है एस का, क्योंकि एस का साइज स्मॉल होता है। एस का साइज स्मॉल है, इसीलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पेनिट्रेट हुआ होता है, तो इसमें न्यूक्लियर होल्ड ज़्यादा होता है, तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। उससे बड़ा साइज़ हो जाता है पी का, तो इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। उससे बड़ा साइज़ हो जाता है डी का, और उससे बड़ा साइज़ हो जाता है एफ का। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट के वाले से आपने याद रखना है
सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा एस का, उससे ज़्यादा पी का, उससे ज़्यादा डी का और उससे ज़्यादा एफ का। तो अगर हमारे पास ये चार ऑर्बिटल्स हैं 4s 4p 4d एंड 4f, तो इनमें से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका है? जिसका साइज स्मॉल है, यानी कि s, तो s का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी अरेंज कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने एटम में तो हम अरेंज करते ही करते हैं, जैसे कि आपने एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो आपने पढ़ी है, उसमें हम मॉलिक्यूल्स के अंदर भी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होते हैं, उनमें भी हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एटॉमिक ऑर्बिटल में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है हमारे पास शेल्स में, वो तो बहुत सिंपल है। शेल्स की तो कन्फिग्रेशन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में 8, फिर एम में 18, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स और 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो शेल्स वाली तो बहुत सिंपल है। सब शेल्स में हमारे पास क्या रूल होता है? तो सबसे पहले हमारे पास डायगोनल रूल होता है इसमें। डायगोनल रूल, तो डायगोनल रूल क्या होता है इसमें? हमारे पास ये के शेल है, के पहला शेल है, एल दूसरा शेल है, एम तीसरा शेल है और एन फोर्थ शेल है। शेल का जो नंबर होता है उसमें उतने ही सब शेल होते हैं, तो के पहला शेल है, इसमें सिर्फ एक ही सब शेल होगा 1s, चूंकि ये पहले में है लिहाजा इसके साथ 1 आएगा। हाँ जी, एल दूसरा शेल है, इसमें दो सब शेल होंगे, एक 2s और एक 2p। और एम तीसरा शेल है, इसमें तीन सब शेल होंगे, 3s 3p एंड 3d। और एन चौथा शेल है, इसमें चार सब शेल होंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। अब आपने डायगनली इनको जो है ना एरो लगाना है आपने। अच्छा जी, ये आप एरो लगाओगे और फिर सारे जो हैं इसकी पैरेलल होंगी, फिर सारी लाइंस इसके पैरेलल होंगी। चूँकि हम डायगनल में इसको लाइंस एरोस लगा रहे हैं, इसलिए हम इसको डायगनल रूल कहते हैं। सारी इसकी पैरेलल होंगी। अच्छा, वैसे ये एफ तक नहीं होता और ये एन तक नहीं होता। आपको पता है ना, शेल्स जो है, शेल्स सिर्फ एन तक नहीं होते, इससे आगे भी शेल्स होते हैं। और ये जो सब शेल्स हैं ये सिर्फ एफ तक नहीं होते, ये आगे जी, एच, आई, ये आगे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो अब आपने इसी इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है और इसको लिख देना है आपने। तो सबसे पहले है जी हमारे पास 1s, ये 1s के बाद आ गया हमारे पास 2s, और 2s के बाद आ गया हमारे पास 2p, और 2p के बाद आ गया 3s, 3s के बाद आ गया 3p, और 3p के बाद आ गया 4s, 4s के बाद आ गया 3d और फिर 4p। तो इस तरह ये आगे सीक्वेंस चलती जाएगी, इसको हम कहते हैं डायगोनल रूल। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और रूल होता है, एक और रूल होता है, उसको हम कहते हैं n+l रूल। n+l रूल, या इसका दूसरा नाम है मेडेलंग रूल या क्लेचकॉस्काय रूल। ठीक है, n+l रूल भी कहते हैं इसको, मेडेलंग रूल भी कहते हैं और क्लेचकॉस्काय रूल भी कहते हैं। तो इसमें हमने हर शेल की n और सब शेल्स की l वैल्यू को ऐड करना होता है।
तो हमारे पास के पहला शेल है, इसमें ए की सब शेल है, दैट इज़ 1s। अच्छा, एल दूसरा शेल है, इसमें एक है 2s और एक है 2p। और फिर है जी हमारे पास एम, इसमें है 3s, 3p एंड 3d। और फिर हमारे पास है एन, इसमें है 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो आपने क्या करना है, इनकी एन और एल वैल्यूज़ को ऐड करना है। जी, हमारे पास एन प्लस एल वैल्यू आएगी, ये हमारे पास कॉलम आएगा एन प्लस एल वैल्यू का। जी, एन किसको शो करेगा, शेल नंबर को। तो ये शेल नंबर है 1, और एस की वैल्यू एल, एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 1 प्लस 0, आंसर आ गया 1। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई 1। जी, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस डी के लिए L2 होता है, 3 प्लस 2 5, और 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस डी के लिए 2, 4 प्लस 2 6, और 4 प्लस 3 7। तो ये हमारे पास n प्लस एल वैल्यू आ जाएगी, n प्लस एल की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने n प्लस एल की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। जिसकी n प्लस एल वैल्यू छोटी होगी उसको आपने सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, n प्लस एल की वैल्यू है 1। तो 1 किसकी वैल्यू है, 1s की। तो सबसे पहले आपने लिख दिया 1s। उससे बड़ी वैल्यू किसकी है, 2 किसकी है, 2s की। तो आपने 2s लिख दिया। अच्छा, उससे बड़ी वैल्यू है 3, लेकिन 3 दो दो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। तो जब आपके पास n प्लस एल वैल्यूज़ दो आ रही हों, दो सेम वैल्यूज़ हों, तो फिर आपने सबसे पहले उसको लिखना है जिसकी n वैल्यू स्मॉल होगी। मतलब एक 3 वैल्यू थी हमारे पास 2p की, और एक 3 वैल्यू थी हमारे पास 3s की। तो इन दोनों में से किसको पहले लिखना है, जिसका शेल नंबर स्मॉल है, जिसकी n की वैल्यू छोटी है। तो आप 2p को पहले लिखोगे और 3s को बाद में लिखोगे। अच्छा, 3 वाले हो गए, अब आगे 4 वाले। एक ये 4 है हमारे पास और एक ये 4 है। तो किसको पहले लिखेंगे, जिसका शेल नंबर स्मॉल है, यानी कि 3p को पहले लिखेंगे, और उसके बाद आएगा ये 4 वाला हमारे पास 4s। और फिर 5, अब है 5 की बारी। 5 वाले भी दो है हमारे पास। तो किसको पहले लिखेंगे, जिसका शेल नंबर स्मॉल है, यानी कि 3d को पहले लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे 4p। और इस तरह ये चेन चलती जाएगी। तो ये जो हमारे पास n प्लस एल वैल्यू से ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही है, ये हमारे पास बेसिकली शेल्स का एनर्जी ऑर्डर है। ये हमारे पास शेल्स का, सब शेल्स का एनर्जी ऑर्डर है। यानी कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s की उससे ज़्यादा है, 2p की उससे ज़्यादा है, 3s की उससे ज़्यादा है, 3p की उससे ज़्यादा है, एंड सो ऑन। तो आपने सब शेल्स को अरेंज करना होता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद करना है। और यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इस रूल को हम कहते हैं ऑफबा प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑफबा प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एंटर इन दी लोअर एनर्जी सबशेल फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एंटर इन दी लोअर एनर्जी सबशेल फर्स्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर जाएगा 3p में। जिसकी एनर्जी कम है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो ये था जी ऑफबा प्रिंसिपल। अच्छा जी, अब कुछ और प्रिंसिपल्स, दो और प्रिंसिपल हैं जो अप्लाई होते हैं यहाँ पर। एक है जी हमारे पास हुंस रूल। जी, हुंस रूल क्या कहता है, टू इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, if degenerate orbitals are available, and more than one electrons are to be placed
then they should be placed in different orbitals with same spin rather than in the same orbital with opposite spin। जी ये है जी हमारे पास हुन्स रूल। जैसे कि हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कार्बन है हमारे पास एटॉमिक नंबर 6, तो सबसे पहले है जी हमारे पास 1s, उसके बाद है हमारे पास 2s, और उसके बाद है हमारे पास 2px 2py एंड 2pz। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो p के 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर रहे हैं हम 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सब हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं। अगर हम हुन्स रूल को फॉलो नहीं ना करेंगे तो हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे, 4 हो गए थे तो हमने क्या करना था, 5 और 6 हमने इधर ही प्लेस कर देना था। तो कह रहा है ये गलत है, आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं ये, और आपने इनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करना है, तो आपने एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ प्लेस नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने डिफरेंट ऑर्बिटल्स में सेम स्पिन के साथ प्लेस करना है। ये है जी हुन्स रूल। तो हुन्स रूल की मदद से हमें एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर लेट्स से अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। हाँ जी, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करने लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमें हुन्स रूल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। ये हमें एक तो स्टेबिलिटी के बारे में भी बता रहा है, क्योंकि हमें पता है जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और इसके साथ साथ ये जो हुन्स रूल है ये हमें नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में भी बताता है। जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो ये तीनों इसके हाफ फिल्ड हैं, तो तीनों जो हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। दैट्स वाई नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो हुन्स रूल इसलिए अप्लाई किया गया, हुन्स रूल की मदद से एक तो हमें स्टेबिलिटी पता चलती है, दूसरा हमें वैलेंसी पता चलती है। अगर हम इसको फॉलो ना करते, अगर हम हुन्स रूल को फॉलो ना करते तो फिर ये क्या हो जाना था, तो फिर हो जाना था ये 5 6 7। तो इसके मुताबिक तो ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हुन्स रूल की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जी आखिरी कौन सा रूल है, तीसरा रूल कौन सा है हमारे पास, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, two electrons residing in the same orbital must have opposite spin। जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी, एक की स्पिन अप और एक की स्पिन डाउन। तो हमने बात की थी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी, एक की स्पिन अप और एक की स्पिन डाउन, यानी कि दोनों की सेम स्पिन नहीं हो सकती। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, टू इलेक्ट्रॉन्स residing in the same orbital must have opposite spin।
जी इसी तरह अब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3D सीरीज़ की, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। हमारे पास 3D सीरीज़ कौन सी है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमारे पास 3D सीरीज़ है। और 3D सीरीज़ शुरू हो रही है स्कैंडियम से और एंड हो रही है जिंक पे। तो हमारे पास स्कैंडियम, जी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जी तो इसका एटॉमिक नंबर है, स्कैंडियम का है 21, टाइटेनियम 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो ये है जी इनका एटॉमिक नंबर। अच्छा अगर हम गौर करें, ये जो आर्गोन होते हैं ना, आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है 18। जी आर्गोन हमारे पास है एटॉमिक नंबर 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। ये आर्गोन की कन्फिग्रेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अच्छा तो स्कैंडियम का चूंकि 21 एटॉमिक नंबर है, तो बजाय इसके कि हम ये सारी कन्फिग्रेशन करें, हम इनके लिए शुरू में आर्गोन लिख देंगे। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं इनके, इन सब के लिए हम आर्गोन लिख देंगे। इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3p के बाद अगला कौन सा आता है? 3p के बाद आएगा 4s। जी 3p से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? 4s की। तो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है हमारे पास वो है 4s, और 4s के बाद आता है 3d। तो 4s का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। तो अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स, और इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास। डी 3d के हमारे पास कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। ये 3d के हमारे पास 5 हैं, और 4s का जो है ना ये 1 है। अब आपने इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते जाना है। जी 18, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22 हून्स रूल अप्लाई हो रहा है। 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये जो क्रोमियम है ये बाकियों से डिफरेंट है। क्रोमियम के केस में डिफरेंट हो गया क्या, कि इसके 3D में जो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये आपने याद रखना है, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और डी का हाफ कितना होता है? 5। तो ये जो फुल फिल्ड होती है और ये जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है, ये बाकियों से ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जब भी डी में 4 होंगे वो अपने आप को 5 करने की कोशिश करेगा, और जब भी डी में 9 होंगे वो अपने आप को 10 करने की कोशिश करेगा, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो क्रोमियम के केस में चूंकि 3D में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से 4s से एक्साइट होगा, और वो जंप करके आ जाएगा किस में? 3D में। तो अब 3D में इसके 5 हो गए, तो ये 4s1 और 3D 5 है। अच्छा अब मैंगनीज में फिर पेयरिंग हो जाएगी, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आयरन के केस में डी में पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जी 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो अब इस तरह आप पेयरिंग करते जाओगे। अच्छा पहले इधर और फिर इधर, इसी तरह निकल में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। और कॉपर भी डिफरेंट है बाकियों से। तो कॉपर के केस में क्या होगा?
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो इसके डी में 9 आ गया, तो ये भी अपना 9 अपने आप को 10 करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और वो जंप करके आ जाएगा कहाँ पर, 3D में। तो ये 4s1 और 3D10 है। हाँ जी, तो जिंक जो है उसमें पेयरिंग हो जाएगी फाइनली, ये 4s2 हो जाएगा और बाकी सारे पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें 3D सीरीज की ट्रांजिशन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसमें क्रोमियम और कॉपर जो है वो बाकियों से डिफरेंट है। अच्छा जी, अब 4s की एनर्जी कम होती है 3D से, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद करनी है कि जब इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होने के बाद फिर 3D की कम हो जाती है और 4s की ज़्यादा हो जाती है। मतलब जैसे लेट से मैं अगर स्कैंडियम की बात करूं, तो स्कैंडियम में का 3D 1 है, स्कैंडियम के 3D में 1 है और 4s में 2 है। तो फिर 3D 1 की कम हो जाएगी और 4s2 की ज़्यादा हो जाएगी। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे किस में से, हाईएस्ट एनर्जी में से। तो हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, 4s की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो ये सबसे पहले 4s में से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करना है तो 4s में पहले प्लेस करना है और फिर 3D में प्लेस करना है। और जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तब भी आपने ऐसे ही करना है, तब भी आपने पहले 4s में से निकालना है और फिर 3D में से निकालना है। जैसे कि अगर मैं स्कैंडियम प्लस 2 की बात करूं, तो स्कैंडियम प्लस 2 से मुराद है कि स्कैंडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो वो कौन से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो फिर इसके 3D में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो स्कैंडियम प्लस 2 की कन्फिग्रेशन क्या रह जाएगी हमारे पास, आर्गॉन, और 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो ख़त्म हो गया, और इसका 3D में 1 रह गया। तो ये सारे जो 3D सीरीज हैं वो कम से कम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +2 वैलेंसी शो करते हैं। तो क्रोमियम के केस में 4s में से एक जाएगा और 3D में से एक जाएगा। वैसे क्रोमियम +3 शो करता है। तो पहले ये 4s में से लूज करते हैं, उसके बाद ये 3D में से लूज करते हैं। और आपको पता है कि इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, क्यों? क्योंकि इनमें 3D सब शेल 3D ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में। ये हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूनिट है, यूनिट नंबर 12 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसमें हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारा कंसर्न जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हवाले से था। जी, क्वेश्चन है। 4s से बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है तो आप n+l रूल अप्लाई करो ना। n+l रूल जब आप अप्लाई करते हो तो 4s की n+l वैल्यू क्या आती है, ये है हमारे पास 4, और 4s के लिए मैं फाइंड आउट करूँ तो l की वैल्यू क्या आई, 0। तो 4+0 आंसर 0। इसी तरह जब हम n+l वैल्यू अप्लाई करते हैं किस पे, 3D पे, 3D पे, तो n क्या है, 3, और d के लिए l क्या है, 2। तो फिर 3+2 क्या हो गया, 5। तो किसकी एनर्जी कम है, n+l वैल्यू छोटी है किसकी, 4s की। तो 4s इसलिए पहले आता है और 3D बाद में आता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्लेस होने के बाद फिर 4s की ज़्यादा हो जाती है और 3D की कम हो जाती है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स, बल्कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग
set of quantum numbers represents the 20th electron of chromium। इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्रोमियम के 20th इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑप्शन है हमारे पास। अल्फा ऑप्शन है n is equals to 4, l is equals to 0, m is equals to 0 and s is equals to plus half। बीटा ऑप्शन है हमारे पास n is equals to 3, l is equals to 3, m is equals to 0, s is equals to plus half। चार्ली ऑप्शन है हमारे पास n is equals to 4, n is equals to 3, इसको मैं लिख रहा हूँ n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to 0, s is equals to plus half। और डेल्टा ऑप्शन है n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to -2 and s is equals to plus half। जी अभी हम आयंस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जी आपके सिलेबस में जो है ना वो सिर्फ 3D सीरीज़ है, तो 3D सीरीज़ की यही कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, इसमें क्रोमियम कॉपर बाकियों से डिफरेंट है। और जब भी इनके इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव करने हैं तो पहले 4s में से रिमूव करना है, फिर 3D में से रिमूव करना है। जी इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर क्रोमियम के 20th इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप लोग स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करो। मेजॉरिटी बच्चे एग्ज़ाम में भी इसी तरह ही करते हैं कि अल्फ़ा ऑप्शन जो है ना, जान के अल्फ़ा ऑप्शन उन्होंने वो दी दी होती है जो मिलती जुलती होती है आंसर से। तो बच्चे सिर्फ अल्फ़ा ऑप्शन को पढ़ते हैं और चूंकि वो मिलती जुलती उनको नज़र आती है, वो समझते हैं यही आंसर है, वो बाकी चॉइसेस पढ़ते ही नहीं है। तो अल्फ़ा ऑप्शन पे टिक कर देते हैं सवाब समझ के। हालांकि सवाब नहीं, फिर गुनाह मिलता है। गुनाह भी मिलता है और ज़ीरो भी मिलता है, अंडा भी मिलता है फिर। अब आप लोगे यू टर्न। अब आप लोगों ने लेना है यू टर्न, जल्दी से यू टर्न ले लो अब। जी बेटा मैंने 19th इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की, मैंने 20th इलेक्ट्रॉन की बात की है। जी ये है जी हमारे पास क्रोमियम। जी आपको नज़र आ रहा है क्रोमियम? चलो दोबारा ड्रॉ करते हैं।
क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, आर्गॉन पहले 4s और फिर 3d। तो चूंकि इसकी कन्फिग्रेशन बाकियों से डिफरेंट है तो ये 4s1 है और 3d में 5 है। तो 3d के कितने ओरिएंटेशंस हैं? 5। तो ये -2 -1 0 +1 +2, तो ये 18 हो गए, ये 19th इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 20th इलेक्ट्रॉन है हमारा। ये हमारा 20th इलेक्ट्रॉन है। तो 20th इलेक्ट्रॉन 3, 3 का मतलब n इज इक्वल टू 3, d के लिए l की वैल्यू 2, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका कौन सा है? -2 और स्पिन है +12, सो द राइट आंसर इज डेल्टा। जी क्लियर है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट in its atomic state has electrons fully occupying first two first two spherically symmetrical orbitals? जी ऑप्शंस है हमारे पास, ऑक्सीजन, हीलियम, बेरिलियम, और डेल्टा ऑप्शन है कार्बन। Which of the following element in its atomic state has electrons fully occupying first two spherically symmetrical orbitals? जी क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? बेटा क्रोमियम के केस में ग्राउंड स्टेट भी यही होती है। क्रोमियम के केस में ग्राउंड स्टेट ही होती है ये वाली, ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है क्रोमियम की, ये ग्राउंड स्टेट की ही होती है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये नॉर्मली इसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्रोमियम नॉर्मली इसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये यही इसकी ग्राउंड स्टेट है। कॉपर भी। अच्छा जी, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। जो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन इट्स एटॉमिक स्टेट हैज इलेक्ट्रॉन्स फुली ऑक्यूपाइंग फर्स्ट टू स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स? इनमें से किस एलिमेंट में पहले दो स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स फुली ऑक्यूपाइड है? तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कौन सा होता है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल कौन सा होता है? एस ऑर्बिटल। तो वो कह रहा है कि पहले दो एस ऑर्बिटल्स उसके फुल हों, इनमें से कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन की अगर आप कन्फिग्रेशन करो, ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 8, 1s2 2s2 एंड 2p, सॉरी 1s2 2s2 2p4, ये हमारे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह हीलियम का तो एटॉमिक नंबर कितना है? 2, 1s2 आ गए। और सी बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 एंड 2s2। और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2 2s2 2p2। तो इनमें से किस में जो है सिर्फ दो स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स फुली ऑक्युपाइड हैं? बेरिलियम। सो द राइट आंसर इज बेरिलियम। जी नेक्स्ट है
correct order of energy in the given subshell is? जी, अल्फा ऑप्शन है 5s is greater than 3d and 3d is greater than 3p and 3p is greater than 4s. बीटा ऑप्शन है 3p is greater than 3d and 3d is greater than 5s and 5s is greater than 4s. चार्ली ऑप्शन है 5s is greater than 3d and 3d is greater than 4s and 4s is greater than 3p. डेल्टा ऑप्शन है 3p is greater than 3d and 3d is greater than 4s and 4s is greater than 5s. करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सबशेल, आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है, एनर्जी का ऑर्डर है ये। नहीं बेटा, उसने सिर्फ पूछा था कि सिर्फ उसके पहले दो स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हैं बस, उसके बाद उसने नहीं पूछा था। मतलब कार्बन में तो पी में भी तो है ना, ऑक्सीजन के अंदर भी पी में उसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन वो कह रहा था कि उसकी एटॉमिक स्टेट में सिर्फ पहले दो स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हैं, सिर्फ पहले दो। जी, अब आप इसका करेक्ट ऑर्डर बताओ। तो n प्लस एल वैल्यू से आपने एनर्जी निकाल लेनी है, n प्लस एल वैल्यू से। तो क्या अल्फा ऑप्शन ठीक है? जी, 5, इसकी वैल्यू आती है 5, इसकी वैल्यू आती है 5, इसकी वैल्यू आती है 3 + 1 4 और इसकी वैल्यू आती है 4। तो किसकी ज़्यादा होगी? ये दोनों सेम है। अच्छा, ये दोनों सेम है, तो किसकी ज़्यादा होगी? जिसका शेल नंबर बड़ा है। तो ये 5s की ग्रेटर है 3d से, ये बात ठीक है। लेकिन क्या 3p की 4s से ज़्यादा है? नो, 4s की ज़्यादा है 3p से। अच्छा, 3 + 1 ये आ गया 4, 3 + 2 ये आ गया 5, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। तो क्या 4 5 से बड़ा है? नो। जो चार्ली ऑप्शन में ये है 5, ये है 5, ये है 4 और ये भी है 4। हाँ जी, इन दोनों 5 में ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इन दोनों 4 में ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये चार्ली ऑप्शन है। अच्छा, डेल्टा ऑप्शन भी देख लेते हैं। 3 + 1 ये आ गया 4 और 3d अगेन ये 5, तो 4 की 5 से बड़ी नहीं है, तो ये डेल्टा ऑप्शन भी ठीक नहीं है। सो द राइट आंसर इज चार्ली। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ chromium and copper, which of the following is true? थ्री डी is full filled, B 3d is half filled, चार्ली ऑप्शन है 7 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल और डेल्टा है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल्स। जी बच्चों, क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या चीज़ ट्रू है?
स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है आप लोगों ने। क्रोमियम और कॉपर दोनों पे अप्लाई होती हो वो बात। अगर आप अल्फ़ा ऑप्शन इसका आंसर देते हो तो अल्फ़ा ऑप्शन अप्लाई होती है सिर्फ कॉपर पे, कि कॉपर के केस में 3D फुल फिल्ड है। अगर आप बीटा आंसर देते हो उसका तो 3D हाफ फिल्ड है सिर्फ क्रोमियम के लिए। अच्छा, अब पीछे रह जाए तो ये एलिमिनेशन मेथड है। अल्फ़ा और बीटा तो आंसर है ही नहीं इसका, अब इसका आंसर चार्ली और डेल्टा में से है। तो आप इनकी कन्फिग्रेशन अगर आप देखो दोनों की, क्रोमियम में आर्गॉन के बाद 4s1 है और 3d5 है, और कॉपर के केस में आर्गॉन के बाद 4s1 है और 3d10 है। तो 4s से पहले कितने s ऑर्बिटल्स आ गए हैं? इससे पहले 1s भी आ गया है, 2s भी आ गया है और 3s भी आ गया है। 1s में भी दो आ गए, 2s में भी दो आ गए, 3s में भी दो आ गए और 4s में 1 आए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 और 1 7। तो इनके s ऑर्बिटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज चार्ली। जी नेक्स्ट है, the atomic number of an element is 26. How many electrons are present in m shell of this element? M shell of this element in ground state. जी, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 26 है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ दिस एलिमेंट? तो इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? ऑप्शन है हमारे पास 11, 8, चार्ली है, 14 और डेल्टा है 15। जी, तो क्या आंसर है बच्चों इसका? ये एलिमेंट है कौन सा? ये कौन सा एलिमेंट है? एटॉमिक नंबर 26। अच्छा, आपको 30 एटॉमिक नंबर तक तो आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। तो ये है जी आयरन। आयरन है हमारे पास। तो आयरन 26 है ना? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। तो इसका तीसरे शेल में कौन कौन सा है? 3s, 3p एंड 3d। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 और 6 8 और 6 14। सो द राइट आंसर इज चार्ली। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फिलिंग 6d orbital, the next electron goes to
जी ऑप्शंस है हमारे पास। जी 6d ऑर्बिटल के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जी तो आपने n प्लस एल वैल्यू से आपने ये फाइंड आउट करना है n प्लस एल वैल्यू। तो इसकी n प्लस एल वैल्यू क्या है आपके पास? 6, और d के लिए l की वैल्यू होती है 2। 6 प्लस 2 8। तो आपने देखना है इनमें से किसकी वैल्यू या तो 8 है या 9 है। पहले आपने 8 देखना है। आपने इनमें से वो वैल्यू देखनी है, इनमें से उसको देखना है जिसकी वैल्यू 8 ही है और उसका एक शेल नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 और p के लिए l की वैल्यू 1, तो 7 प्लस 1 8। 7 प्लस 2 ये हो गया 9। ये हो गया 7 प्लस 0 7। 7 प्लस 3 ये हो गया 10। तो किसकी वैल्यू 8 है? 7p की वैल्यू 8 है। तो जब हमने बात पढ़ी थी कि जब n प्लस एल दो सेम वैल्यूज हों तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाता है जिसका शेल नंबर स्मॉल है। तो 6d के बाद जिसकी वैल्यू 8 है वो है 7p। सो द राइट आंसर इज अल्फा। जी नेक्स्ट है, विच सबशेल हैज हाईएस्ट एनर्जी? n is equals to 5, l is equals to 2, m is equals to plus 2। चार्ली है n is equals to 4, l is equals to 3 and m is equals to 0। और डेल्टा है n is equals to 4, l is equals to 0, m is equals to plus 1। जी इनमें से किस सबशेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा है? जी बच्चों क्या आंसर है इसका? तो आपको एनर्जी का कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? बस आपने n और l की वैल्यू को ऐड करना है, जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा n और l की वैल्यू, n और l का सम किसका बड़ा है? तो यहाँ पर आपके पास अल्फा ऑप्शन में 5 प्लस 3 आ गया 8। 5 प्लस 2 ये 7 है। 4 प्लस 0 4 है। 4 प्लस 3 7 है। तो किसकी सबसे ज़्यादा है? इसकी। तो द राइट आंसर इज अल्फा। जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is a possible set of quantum numbers for a valence unpaired electrons in ground state atom of phosphorus. जी हमारे पास ऑप्शंस हैं 2 1 0 प्लस हाफ, बीटा ऑप्शन है 3 2 0 प्लस हाफ, चार्ली ऑप्शन है 3 0 0 प्लस हाफ, डेल्टा ऑप्शन है 3 1 0 प्लस हाफ। जी इसमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो है वो बता रहा है आपको फास्फोरस के वैलेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में? जी बच्चों हो गए सॉल्व आपसे? जी अब क्लियर है? जी अब आपको ऑप्शन नज़र आ रही है? डी ऑप्शन, which of the following is a possible set of quantum numbers for a valence unpaired electrons in the ground state of phosphorus? तो phosphorus क्या होता है? phosphorus होता है 15 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 के बाद फिर आता है हमारे पास 3p। तो यहाँ तक कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3p के हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, 3px 3py एंड 3pz। तो ये हो गए 12 13 14 15। तो ये तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास तीनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से किसी एक की बात हो रही होगी। तो यहाँ पर ये कौन सा शेल नंबर है? शेल का नंबर है 3 और पी में है तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1। तो एन इज इक्वस टू 3 और एल इज इक्वस टू 1। तो ये आपको डी ऑप्शन ही नज़र आ रही है। और इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ज़ीरो है। और स्पिन इसकी प्लस हाफ है, सो द राइट आंसर इज डेल्टा। जी क्लियर है बच्चों? जी आखिरी क्वेश्चन है और ये चैप्टर एंड हो चुका है। हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बस हम आखिरी क्वेश्चन करके ये क्लास एंड कर रहे हैं।
for a multi-electron atom, set of quantum numbers is given as 2 0 0 1 half, and next is 2 0 0 and negative half. The next higher allowed set of quantum number for this atom is, then the next higher allowed set of quantum numbers is ये ऑप्शन है हमारे पास। अल्फ़ा है n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 0, बीटा ऑप्शन है n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, चार्ली ऑप्शन है n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 0, और डेल्टा ऑप्शन है n इज इक्वल्स टू 2 एंड l इज इक्वल्स टू 1। एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, यानी कि उसमें दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उसके जो पहले उसके उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर आपको बता दिए हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये क्वांटम नंबर है, तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्वांटम नंबर क्या होगा, ये आपने बताना है। जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसमें ये आपके पास 2 0 है, यानी कि ये 2s है, 2 0, ये भी 2s है, तो ये 2s का प्लस हाफ था, तो ये 2s1 था, और ये माइनस आ गया, तो ये 2s के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 2s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में। तो n होगा 2 और p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू होगी 1। तो n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, सो द राइट आंसर इज डेल्टा। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपको शो हो रहे थे 2s के। तो 2s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में। तो ये था जी यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, कंप्लीट हो गया है। कल इसका टेस्ट है, आप लोग टेस्ट जो है वो, इसका आप टेस्ट जो है वो आप दोगे, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, एन सेम रहेगा, क्योंकि वो एक ही शेल के सब शेल्स है ना। दूसरे शेल का पहले एस सब शेल था, तो अब वो एस के बाद पी सब शेल में चला जाएगा, उसी शेल के पी सब शेल में चला जाएगा। जी, यूनिट कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल हम इसका जो है टेस्ट डिस्कस करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इतना इतना मुश्किल नहीं है। प्रीवियस वाला कौन सा एमसीक्यू? जी बेटा, सिलेबस तो बड़े आराम से कंप्लीट होगा आपका, बहुत आराम से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, हुंस रूल से आपको आयोनाइजेशन एनर्जी भी पता चलती है, क्योंकि अगर हुंस रूल अप्लाई हो रहा है तो स्टेबिलिटी आ रही है, और जब स्टेबल हो जाएगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। जी जी, पीएमसी के टेस्ट से पहले ही कवर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएमसी के टेस्ट के बाद हम सिलेबस कवर करेंगे, ऑब्वियसली।
जो हमने लास्ट एमसीक्यू किया उससे पहले वाला, ये फास्फोरस के आखिरी जो वैलेंस सबशेल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी आपने बतानी है। तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था, 3p में, तो 3p के आपने क्वांटम नंबर्स बता देने हैं। तो 3 यानी कि शेल नंबर 3 है, p के लिए l की वैल्यू 1 है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका जो है वो ज़ीरो हो सकता है, यानी कि p के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, +1 हो सकता है। तो ज़ीरो गिवन है आपको, और उसकी स्पिन +½ है। सो द राइट आंसर इज़ डेल्टा। ठीक है बेटा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं इसकी डिस्कशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।